इट्स नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। तो आज की क्लास फिर से वहीं पे शुरू हो रही है जहां हमने कल खत्म की थी। यस्टरडे फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, in this class we are discussing about Indian Evidence Act, the executive law of India, which is aiding to CRPC and IPC. ओके, तो ये कल का हमारा टॉपिक था। Yesterday we took one word that was evidentia. Evidentia word देखा था हमने कल, और उसका मतलब क्या था? Be clear. Evidentia means be clear. ओके, तो evidentia आपका क्लियर हो गया क्या? यस सर। Evidentia, be clear. बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है आपको क्या? जो लिखा जा रहा है वो पढ़ा जा रहा है ना? हेलो जी सर। जी। यस सर। हाँ, तो मैं एक और चीज बताऊं आपको, अगर आप अपने मोबाइल को लैंडस्लाइड मोड पे कर देंगे तो आपको ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। अपने मोबाइल को आप लैंडस्लाइड में कर दें, उससे आपको और क्लियर। ठीक है, तो लीजिए, तो मीनिंग ऑफ एविडेंशिया मींस बी क्लियर। बी क्लियर, अपने आप को क्लियर करिए और कोर्ट को भी क्लियर करिए। राइट, इट वाज द लास्ट वर्ड्स यस्टरडे and we had gone through some principles. What were those principles? और मैं कहूंगा कि एविडेंस के बारे में हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस, और एविडेंशिया के साथ साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हैं। मैं थोड़ा सा उसको रिकैप करूंगा ओरली ओनली। देयर वर 8 or 9 steps, out of which first step was principal facts. We must clear the principal fact. Second, the relevant fact with the principal fact. What is the fact in issue? The topic which was in fact in issue. The matter which is in fact in issue. What are the other facts which are relevant to that particular issue? जिस इशू को हमने क्लियर करना है उसके साथ रेलिवेंसी वाले कौन कौन से फैक्टर है, फैक्ट्स हैं, उन सबको हमने कनेक्ट करना है। आफ्टर दैट फैक्ट इन इशू क्या है हमारा, फैक्ट इन इशू के बाद मोटिव क्या था, फिर प्रेपरेशन कैसे करी, कंडक्ट क्या था उस पर्सन का इन क्रिमिनल और सिविल साइड, फिर डायरेक्ट एविडेंस क्या है हमारे पास, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, मेंस रिया और एक्टस रियस। मेंस रिया और एक्टस रियस के बारे में मैंने आपको बताया था कल कि मेंस रिया मींस गिल्टी इंटेंशन, दो इट इज this word is basically used in criminal side, mens rea and actus reus, but in another sense अगर इसको लिया जाए, क्योंकि सिविल साइड के अंदर भी एक किस्म से गिल्ट होती है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली गिल्ट नहीं कहते, क्राइम के अंदर गिल्ट रहती है, वहां पर बैड इल इंटेंशन रहती है सीपीसी के अंदर। तो अगर मेंस रिया देखा जाए तो वहां इल इंटेंशन उसको आपने पढ़ना है। ओके, तो मेंस रिया इज वन सॉर्ट ऑफ इल इंटेंशन। क्राइम के अंदर देखा जाए तो मेंस रिया रहेगा, लेकिन लाइकवाइज मेंस रिया इल इंटेंशन विल आल्सो बी इन सीपीसी। सीपीसी के अंदर इल इंटेंशन, गलत इंटेंशन, गलत तरीके से किसी को हार्म पहुंचाने की नियत। ओके, और इन फर्दरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इल विल और इल इंटेंशन देयर मस्ट बी सम एक्ट। ओके, तो ये हमारे थे जो टॉपिक्स जिनको हमने देखना है एविडेंस के साथ। क्लियर किस किस चीज को करना है, तो दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द वर्ड्स और दीज आर द फैक्ट्स व्हिच वी मस्ट बी क्लियर। तो एविडेंस को हम आगे चलेंगे अब। तो इन सब चीजों को अगर हमने अभी 8-9 चीजें कही, प्रिंसिपल फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू, मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मेंस रिया और एक्टस रियस, इन शब्दों को यदि हमने ढूंढना है और इन शब्दों का प्रॉपर्ली यूज करना है, किसमें,
प्रोसीजर के अंदर, सीपीसी में भी और सीआरपीसी में भी, दोनों साइड करना है। तो ये कहां से मिलेगी हमें? ये मिलेंगी हमें एक ऐसी किताब से जिसे हम कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब हम बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर आ रहे हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट originally passed in India by the Imperial Legislative Council in 1872. कब हुआ? 1872, when India was not, क्या नहीं था, स्वतंत्र नहीं था भारतवर्ष, इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन एविडेंस एक्ट उस वक्त भी था, सीआरपीसी भी थी, 1872 के अंदर आया। सीआरपीसी बाद में बनाया, लेकिन देयर वर सम अदर लॉज, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर, क्राइम का प्रोसीजर वहां था। एविडेंस एक्ट भी था, आईपीसी भी थी, 1860 की आईपीसी है। तो ये सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ जो है अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे बनाया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एंड इट कंटेन्स व्हाट इट कंटेन्स। I had just told you that it is an executive law. Neither it is substantive nor it is purely procedural. It is an executive law. कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। You can go through my video. अगर आपको थोड़ा सा कहीं डाउट लगता है उस वीडियो में आप देख सकते हैं। Indian Evidence Act contains a set of rules and allied issues. क्या क्या करता है? Set of rules. Set of rules. Set of rules. ये set of rules है, डिफरेंट सेट से उन सबको कंबाइन करता है और एक सेट बनाता है। सेट ऑफ रूल्स एंड अलाइड इश्यूज, उन रूल से रिलेटेड, अलाइड मतलब साथ में जुड़े हुए सभी इश्यूज, उनकी गवर्निंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स ऑफ लॉ। क्या करता है? कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स, अलाइड इश्यूज, governing admissibility of evidence in Indian courts. Indian evidence court, Indian courts के अंदर जितना भी एविडेंस लाया जाता है उसकी एडमिसिबिलिटी मतलब उसकी मान्यता को गवर्न करता है इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट? तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जो क्या करता है, कोर्ट के अंदर कोई भी एविडेंस दी जाएगी उसकी एडमिसिबिलिटी को गवर्न करता है, चाहे वो क्राइम की तरफ हो चाहे वो सिविल मैटर की तरफ हो। तो ये है इंडियन एविडेंस एक्ट। ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था 1872 में, और जो ऑथर थे इसके, जो जिन्होंने इसे लिखा था, यानी फादर ऑफ एविडेंस एक्ट, इज जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। इसको आप जेम्स स्टीफन भी लिख सकते हैं, JAMES, जेम्स स्टीफन, STEPHEN, जेम्स स्टीफन ने, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, तो याद रखना है, कभी आ जाता है क्वेश्चन भी 1 मार्क का आ जाता है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और अभी भी इंग्लिश ही है। एनेक्टेड ऑन 15 मार्च 1872 एंड कमेंस्ड इन इंडिया 1 सितंबर 1872। 15 मार्च को एनेक्ट हुआ 1872 को और कमेंस हुआ इंडिया के अंदर ये 1 सितंबर 1872 को। और इसे एनेक्ट किसने किया था? जैसे आजकल हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस हु एनेक्ट्स द लॉज, कौन बनाता है स्टैट्यूट्स? हु एनेक्ट्स द लॉज? बताइए, प्लीज टेल मी, एनेक्टमेंट्स कौन करता है? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हो गए, मैंने कहा अपने माइक्स ऑन कर लीजिए। इंडियन लॉ की एनेक्टमेंट करती है पार्लियामेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन वहीं पर गवर्नर जनरल की काउंसिल रहती है, उस काउंसिल के अंदर गवर्नर जनरल रहते थे, उन्होंने इसे एनेक्ट किया है। The power was vested with Governor General in किसमें? ब्रिटिश रूल के अंदर और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो गवर्नर जनरल वाज द हेड और उनके तरफ से ये एनेक्टमेंट हुई है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसका नाम है भारत के अंदर
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इसको समझने से पहले, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जाने से पहले, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अगर हम पहले समझ ले तो फिर बाद में हमें उन्हें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पहले कह दिया है आपको, आई विल नॉट गो इन दैट बिकॉज इट इज एग्जीक्यूटिव लॉ, एग्जेक्टिव लॉ है, और एग्जेक्टिव लॉ क्या करता है, which defines the pleading and procedure। pleading and procedure। अब pleading बताइए कहां आती है, just tell me, कहां आया है pleading का शब्द? सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ, सीपीसी के अंदर। ये बातचीत कौन कर रहा है बीच में? Who is talking? मैंने कहा डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए प्लीज, अगर बात करनी है तो अपने माइक्स बंद कर लीजिए, बट एनी हाउ बाकी सब माइक खोल दें। हाँ, कहां था प्लीडिंग जी? सीपीसी। सीपीसी के अंदर। सीपीसी में प्लीडिंग पड़ा था, कौन सा ऑर्डर था? बताइए बताइए। कहां पढ़ा था हमने? बाकी कहां रह गए? हाँ, ऑर्डर 6 के अंदर पढ़ा था हमने प्लीडिंग और प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ? सीपीसी का जो प्रोसीजर है कोर्ट को गवर्न करने का, कोर्ट को एड करने का, सीआरपीसी का प्रोसीजर एक अलग से सेट प्रोसीजर है, उन सब चीजों को, प्लीडिंग और प्रोसीजर को एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है। वाया किसकी तरफ से? विच सब्सटेंटिव लॉज आर ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, तो एडजेक्टिव लॉ है विच डिफाइंस द प्लीडिंग एंड प्रोसीजर वाया विच, जिसके थ्रू सब्सटेंटिव लॉज आर ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। तो सब्सटेंटिव लॉ जितने भी लॉज हैं, आईपीसी है, एक्ट है, टॉर्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, जितने भी सब्सटेंटिव लॉज हैं उन सबको ऑपरेट करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, ये सारे जितने भी सब्सटेंटिव लॉज है उनको रेगुलेट करता है ये प्लीडिंग और प्रोसीजर के थ्रू। ओके, तो लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कल बताया था क्रिमिनल लॉ के अंदर स्ट्रिक्ट प्रूफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स रहेगा, और सिविल लॉ के अंदर प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब इसके आगे चलते हैं, एविडेंस एक्ट की बात है। वी आर डीलिंग अबाउट एविडेंस एक्ट। You know well, Indian Evidence Act was enacted in 1872, और इसका एक्सटेंट क्या है पहले ये समझना भी जरूरी है हमें। कहां ये लागू होता है भारतवर्ष के अंदर? It extends to whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court। अब ये समझना थोड़ा सा जरा। And applies to all judicial proceedings। Judicial proceedings is very important here। सब जगह इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर इंडियन एविडेंस लगता है सिर्फ जहां कोर्ट रहती है। सीपीसी और सीआरपीसी के अंदर जहां कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है, कोर्ट मींस हैविंग जुडिशियल पावर्स, राइट? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर ही इंडियन एविडेंस लगेगा, और इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल भी एक जो कोर्ट होती है, आर्मी कोर्ट, वहां भी अप्लाई करता है, लेकिन कुछ और जगहें हैं जहां नहीं अप्लाई करता। उसमें बेसिक जो है प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। किसी भी आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के अंदर कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, कंसिलिएटर अपॉइंट होता है, तो उनके सामने ये नहीं लगता है, राइट? आर्बिट्रेटर के पास नहीं होता, लेकिन ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कभी भी आपने ये ध्यान रखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट ओनली विल अप्लाई इन जुडिशियल कोर्ट्स। चाहे वो कोर्ट मैजिस्ट्रेट के हो, चाहे वो जुडिशियल कोर्ट्स हो, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास भी जुडिशियल पावर्स रहती हैं। तो जहां जुडिशियल पावर्स दी गई हैं वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स।
और आर्बिट्रेटर के पास नहीं लगे। तो आगे बढ़ने से पहले इसके सिलेंट फीचर्स देख लेते हैं हम, इसके क्या फीचर्स है, एविडेंस एक्ट को बनाने का क्या उद्देश्य रहा है, सिलेंट फीचर्स क्या क्या है इसके। इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। बीच में बात कौन कर रहा है भैया, जरा प्लीज जरा आप अपना माइक बंद कर दें। Who is talking? प्लीज अपना माइक बंद करके आप जो मर्जी करिए प्लीज। बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ, एडजेक्टिव लॉ है, अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, इसके अंदर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। किस लिए डिस्क्रिशन है? कोर्ट की मर्जी है, उसकी इच्छा है। अलाउ बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कल हमने ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की थी, राइट? तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अलाउ करने की इस एविडेंस एक्ट के अंदर डिस्क्रिशन है कोर्ट्स। और नो प्लेस फॉर हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस के लिए इसमें कहीं भी कोई भी जगह नहीं है, एक्सेप्ट 1 और 2 एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस क्या है, रेस्ट गेस्ट चाय वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर मतलब कल तक हो जाएगा, पहुंच जाएंगे हम वहां तक। लेकिन इन जनरल नो प्लेस फॉर हियरसे एविडेंस। यू नो हियरसे एविडेंस, ओके? आप इस चीज को समझते हैं। तो ये है सेलेंट फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी एविडेंस एक्ट। अब एक चीज और समझनी है, व्हाट आर द रूल्स फॉर एविडेंस। एविडेंस एक्ट में जाने से पहले रूल्स समझने हैं कुछ हमने, वो कल हमने कर लिए हैं, वैसे उसको दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। इन लीगल टर्म्स एविडेंस कवर्स द, क्या क्या कवर करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ, एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंस, वेट and sufficiency of what should be admitted in the record of a legal proceeding. ये 6 चीजें हैं, जो 5 चीजें हैं जो एविडेंस कवर करता है। अगर इनमें से कोई भी गायब है तो इट इज ऑफ नो वैल्यू। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस। रेलिवेंस क्या है? वे क्या है, उसका कितना वजन है, कितनी रिलायबिलिटी है उसकी, और सफिशिएंसी है कि उसको लीगल प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड पे लाया जा सकता है। तो ये है हमारे रूल्स ऑफ लॉ। इन रूल्स को आपने याद रखना है, और अगर ये आपने याद रख लिए तो यू आर द बेस्ट इन एविडेंस, यू आर द बेस्ट एडवोकेट, यू कैन बेस्ट एडवोकेट। तो ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। जब भी आप कोई केस कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्लीडिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह के केस को ड्राफ्ट कर रहे हैं, या कोई केस कंडक्ट कर रहे हैं, एविडेंस करवा रहे हैं, सिविल या क्रिमिनल, तो आपके पास ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं अपने केस को किस तरफ को ले जा रहा हूं। क्या ये जो 5 चीजें हैं मेरे इस एविडेंस के अंदर हैं? अगर हैं तो शर्तिया आप अपने केस को अच्छी पोजीशन पे ले जाओ। राइट फ्रेंड्स, बताइए। विशाल अपना माइक बंद कर दीजिए बेटा, आपका सिग्नल आ रहा है। अपनी वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज, वीडियो बंद कर दीजिए विशाल। ठीक है, तो आप समझ गए क्या मेरी बात? जी सर। हाँ, सभी जरा एक बार आवाज दे दो, मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ, या तो सुन रहे हैं ना? ठीक है, यस सर, यस सर। यहां तक हमने कल कर लिया था वैसे, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा क्लैरिटी के लिए इस चीज को मैंने आगे बढ़ाया है, क्योंकि जो अगले हमारे बातें हैं वो इनसे बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, रेलिवेंसी है। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू को अगर हम एविडेंस एक्ट समझे तो जो चीजें अभी बताई वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उस एविडेंस एक्ट के साथ। सिंपल एग्जांपल है इस चीज का, मैं दूसरा एग्जांपल नहीं दूंगा, कि समझ लीजिए कि हम आज हमारा फैक्ट इन इश्यू क्या है। Our fact in issue is to understand Indian Evidence Act। इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने के लिए क्या क्या रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या हमारे पास फैक्ट हैं, उन सब चीजों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज नए सिरे से चलते हैं आगे। इसमें रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लासिफिकेशंस के बारे में।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस की कितनी क्लासिफिकेशंस है इंडियन एविडेंस एक्ट के? तो जनरली देयर आर फोर टाइप ऑफ एविडेंसेस, four types of evidences. ओके, फोर टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट आती है हमारे पास रियल एविडेंस। रियल एविडेंस, रियल एविडेंस, ये रियल एविडेंस क्या है? रियल एविडेंस का मतलब बड़ा इजी है, जैसे ये नाम है वैसा ही इसका काम है। रियल मतलब असली, जो सरेआम दिखती है, जिसे हम एसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो रियल एविडेंस ऑफन कॉल्ड फिजिकल एविडेंस, जिसे हम फिजिकल एविडेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल आइटम्स इन्वॉल्व इन अ केस, ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स द ज्यूरी कैन फिजिकली होल्ड एंड इंस्पेक्ट। ये ज्यूरी की जो बात करी गई है, दैट इज कंस्टिट्यूट एज कोर्ट। क्योंकि इंग्लिश लॉ के टाइम बना था तो वहां ज्यूरी रहती थी, वहां इंडिपेंडेंट वन सिंगल जज नहीं रहता था। देयर वाज अ ज्यूरी टू डिसाइड इट। तो ज्यूरी को आप अपने लेवल पे कोर्ट ही एज्यूम करें, ठीक है? तो फिजिकल रियल एविडेंस का मतलब है फिजिकल एविडेंस। दिस इज फिजिकल एविडेंस, दिस इज फिजिकल एविडेंस, दिस इज फिजिकल एविडेंस, right? This is physical evidence, this one is physical abode, this is physical evidence. ऐसी चीजें जो कि ऑब्जेक्ट हो, थिंग्स हो, और जिन्हें जो जज है वो अपने हाथ में लेके भी, होल्ड करके भी इंस्पेक्ट कर सकता हो। कोई भी व्यक्ति उसे हाथ में लेकर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हो? इंस्पेक्ट कर सकता हो। उसे कहते हैं हम रियल एविडेंस, ठीक है? और रियल एविडेंस इज यूजुअली एडमिटेड बिकॉज इट टेंड्स टू प्रूव और डिसप्रूव एन इश्यू ऑफ फैक्ट इन अ ट्रायल। और बेसिकली जो रियल एविडेंस है उसको एडमिटेड माना जाता है, एडमिट किया जाता है ज्यादा अच्छे तरीके से, यूजुअली एडमिटेड। बहुतायत में उसे कोर्ट एडमिट करता है। ये चाकू है तो चाकू है, कोर्ट एडमिट करेगा यस दिस इज नाइफ, इट कैन बी यूज्ड टू कमिट ऑफेंस, राइट? तो ऐसे ही कई चीजें हैं जो कि फिजिकल हैं, उन सब चीजों को कहते हैं रियल एविडेंस। याद रखना। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। यस सर। हाँ, गुड। सेकंड जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब है? यू नो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, शो करना, राइट? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस इंक्लूडिंग such items as a model, map, drawing, chart, photograph, computer, animation, है ना? तो ऐसी जो भी आइटम्स हैं जिससे हम डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं किसी चीज को, इन द शेप ऑफ मॉडल, मैप्स, मैप के ऊपर दिखा सकते हैं कोई चीज, एविडेंस होती है ऐसी भी। कोई ड्राइंग के अनुसार दिखाना पड़ता है, चार्ट से दिखा सकते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं हमारे पास। सर दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द ऑफेंस, प्लेस ऑफ ऑकरेंस। कंप्यूटर एनिमेशन से बताया जा सकता है कोई चीज। दैट दीज ऑल आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल क्लियर है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द काइंड कंटेन्स इन डॉक्यूमेंट्स। किसी भी शेप में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी शेप में हैं, उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। इट इज द थर्ड टाइप ऑफ एविडेंस।
First one is real evidence, second demonstrative, third is documentary evidence, and fourth one, यहां तक फॉलो करके ना, बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ, डॉक्यूमेंट्स की एक और बात बता देता हूं आपको। डॉक्यूमेंट डजंट मीन कि कोई कागज है, सिर्फ कोई बुक है, नो। कोई आप किसी चट्टान के ऊपर कोई चीज लिखी है, कोई क्रिएचर्स हैं, कोई मूर्ति है, कोई तांबे की है, उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट्स। हम आगे जब डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे, लेकिन इसको ब्रॉडर सेंस में आपने समझना है। एनीथिंग रिटन ऑन समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, राइट? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थर्ड क्लास है। एंड फोर्थ वन इज टेस्टिमोनियल। कौन सी है, बोलिए। टेस्टिमोनियम। टेस्टिमोनियल एविडेंस। तो टेस्टिमोनियल एविडेंस का क्या मतलब हुआ? टेस्टिफाई करती है, जो टेस्ट करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज वाइवा वॉइस एविडेंस। वाइवा वॉइस मतलब बातचीत, मुख जबानी, आमने सामने एक जज बैठा है, एक एडवोकेट बैठा है, या कोई गवाह बैठा है, ठीक है? तो दैट इज ए वर्बल कन्वर्सेशन, वाइवा वॉइस एविडेंस। तो वाइवा वॉइस एविडेंस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, बताओ जरा आप थोड़ा सा मुझे, टेल मी। जहां पर आदान प्रदान बातचीत से होता है, उस एविडेंस को हम क्या कह सकते हैं? Sir, or हाँ, दैट इज कॉल्ड एज ओरल एविडेंस। मुंह से बोलना है, ओरल एविडेंस, ओके? तो ये है वो एविडेंस, ओरल एविडेंस, जिसकी हम बात करते हैं हर वक्त। ये है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, थर्ड थी। टेस्टिमोनियल जितने भी हैं ओरल डॉक्यूमेंट, ओरल एविडेंस कहलाई जाती है, ठीक है? इन एंड दिस इज एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स टू पोज्ड क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन विटनेस से किए जाते हैं, उनको वो जवाब के रूप में पेश करेगी। कौन करेगी? विटनेस करेगी। तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन। एविडेंस इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में कौन कौन आते हैं हमारे पास? फर्स्ट वन इज रियल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, सेकंड वन इज डेमोस्ट्रेटिव एविडेंस इन शेप ऑफ डेमोस्ट्रेशंस, third one is documentary evidence in shape of documents, fourth one is testimonial, means oral evidence. Okay, it is clear now? yes, sir, clear. यस सर। Yes, sir. तो अब मेरी ये टर्मिनेट होने वाली है क्लास, टाइम हो गया इसका। तो अगर कहीं टर्मिनेट हुई तो दोबारा से आपने विद इन 9 सेकंड्स जुड़ जाना है, आफ्टर 3 और 4 मिनट्स, ओके? तो तब तक अब मैं अगला शुरू करूं कि ना करूं, चलिए एनी हाउ कर लेते हैं। अभी है शायद 2-3 मिनट रहेगी मेरे ख्याल से। जस्ट आई हैव टू चेक कितने मिनट बचे हैं, देखता हूं। इट इज नॉट गिविंग मी द टाइम, जस्ट सी 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट बचे हैं फ्रेंड्स। हम इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे, अगले एपिसोड में। तो अभी तक की जो बात हुई है, उसमें किसी का कोई डाउट रहा हो तो बताइए मुझे। है किसी का कोई डाउट? नो सर। नो, वेरी गुड। हाँ दीपशिका, हेलो दीपशिका, कल नहीं थी इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू? सर हाँ जी। हुआ है? हाँ जी सर। अच्छा, ये मेरे फ्रेंड कौन है, रेडमी वाले कौन है, जरा एक बार में ना रेडमी पे कौन कर रहा है विजुअल? जरा बता दे अपना आवाज दे के जरा मुझे, हु इज दैट फेलो? आई वांट टू रिकॉग्नाइज। नरेंद्र ठाकुर सर। हाँ जी, नरेंद्र ठाकुर। ओके नरेंद्र। हाँ, कल आप नहीं थे। वायरस फाउंड कौन है भैया जी, बताइए जरा मुझे। आई वांट टू रिकॉग्नाइज यू फ्रेंड। वायरस भी आ गया मीटिंग में। वायरस तो रहना चाहिए, वायरस तो हर जगह है।
और जब तक वायरस नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है. जिंदगी भी ठीक है It is the good luck of the class that we also having. Okay, कौन है भैया बताना जरा प्लीज. बुरा मत मानना मेरी बात का. I just only want to. वायरस फाउंड के नाम से है. Is not the virus. अब मैं नाम चेंज करूंगा इनके. कौन है जल्दी बता दीजिए, मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहा है. माइक ऑन करिए अपना. नहीं बता रहे, क्या बात है, ये माइक नहीं ऑन हो रहा है. अपने स्क्रीन को टच करिए फ्रेंड. नीचे आइकॉन आएगा माइक का, उसको टच करिए, अनम्यूट हो जाओगे आप. अगर वीडियो आ जाए तो ज्यादा अच्छा है. आई जस्ट ओनली वांट टू सी माय फ्रेंड्स हु आर विद मी इन दिस क्लास. नहीं है, चलिए नाराजगी है आई थिंक सो. एनीहाउ टर्मिनेट होने वाला है फ्रेंड्स. आपने एकदम से 2 या 3 मिनट बाद, 3-3.5 मिनट के बाद आपने फिर ज्वाइन करना है. हम और अच्छे तरीके से और बड़े क्लासिकल तरीके से इस एविडेंस एक्ट को समझेंगे. थोड़ा सा डिले जरूर है, लेकिन फ्रेंड्स टाइम लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा. आई वॉन्ट टू गिव यू मोर टाइम, ताकि बार बार इसे ना करवाना पड़े. राइट, ठीक है.